हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये है आपकी क्लास की बुक यानी क्लास 11th की बुक आरोह भाग 1 का 5वां अध्याय गलता लोहा। इस पाठ को हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ये पाठ हमारा क्या है, ये फर्स्ट टर्म में आने वाला है, तो इसलिए इसी चैप्टर के हम MCQs आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और इसके आंसर्स भी आप फटाफट दे लेंगे। आई होप कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखना और फटाफट आप इसके आंसर्स भी दीजिए। तो हमारे पास है पहला क्वेश्चन, गलता लोहा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ये जो कहानी हम पढ़ी है हमने गलता लोहा, इसके जो कहानी है इसको लिखा किसने है? प्रेमचंद जी ने, शेखर जोशी ने, यशपाल ने या मनु भंडारी ने? तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं शेखर जोशी जी। उन्होंने इस कहानी को लिखा है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? गलता लोहा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है? कौन सी समस्या पर यह पूरी कहानी केंद्रित है? शोषण की समस्या पर, भ्रष्टाचार की समस्या पर, जातिगत भेदभाव की समस्या पर या महंगाई की समस्या पर? तो ये कहानी जो केंद्रित है वो है जातिगत समस्या के आधार पर, क्योंकि इसमें मोहन और धनराम के बारे में बताया गया। धनराम जो है वो एक शिल्पकार टोले का व्यक्ति है, लड़का है। उसने किस तरीके से पढ़ाई करी, उस तरह मोहन जो है वो एक पुरोहित यानी कि ब्राह्मण का बेटा है, उसके साथ क्या क्या हुआ, इन दोनों की कहानियों को हमारे सामने रखा गया है इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? जब मोहन खेत जा रहा था तो उसके हाथ में क्या था? क्या लेकर वो जा रहा था? तलवार, हंसुआ, गड़ासी या लाठी? तो मोहन लेकर जा रहा था, हंसुआ लेकर जा रहा था, क्योंकि उसी हंसुए से वो कहाँ खेत पर काम करता था और वो चला जा रहा था खेत की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? मोहन हंसुआ लेकर किस उद्देश्य से निकला था? वो हंसुआ लेकर घर से निकला था तो आखिर क्या करने जा रहा था उस हंसुए से? लड़ाई करने जा रहा था, खेत में उगी झाड़ियां काटने जा रहा था, हंसुए की धार लगवाने जा रहा था या धनराम से मिलने जा रहा था? तो वो किस उद्देश्य से निकला था? खेत में उगी झाड़ियों को काटने के उद्देश्य से निकला था। जब वो देखता है कि भाई धार नहीं है तो वो धनराम की तरफ मुड़ गया था उसमें धार लगवाने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? वंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था? वंशीधर हमारे कौन? हमारे मोहन के पिताजी। जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसमें मोहन, उसके पिताजी थे वंशीधर। तो वो क्या करते थे? खेती बाड़ी, अध्यापन, शिल्पकारी या पुरोहिताई? तो वो क्या करते थे? पुरोहिताई करते थे, पुरोहित थे वो। दूसरों के यहाँ वचन मतलब कथा वगैरह कराना, ये सारे कार्य उनके हुआ करते थे। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या है? वंशीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर किस पाठ के करने के लिए मोहन से कहा? कौन सा पाठ था जो वंशीधर ने बोला कि चंद्रदत्त के घर जाकर कर आओ? क्या था वो? माँ काली का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, रुद्री पाठ या गरुड़ पुराण पाठ? तो उन्होंने बोला था रुद्री पाठ करने के लिए चंद्रदत्त के घर जाकर मोहन को कि ये कार्य करके आओ। अब है प्रश्न संख्या 7। मोहन के अध्यापक का क्या नाम था? मोहन के जो अध्यापक थे उनका नाम क्या था? भाई उनके बारे में भी काफी बात हुई है इस पूरे पाठ में। तो उनका नाम क्या था? सोहन सिंह, वंशीधर, गोपाल दास या त्रिलोक सिंह? तो उनके अध्यापक का नाम था त्रिलोक सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहानी में गोपाल सिंह कौन है? गोपाल सिंह के बारे में बात हुई तो आखिर वो कौन है? दुकानदार, सब्जी वाला, गीतकार या अध्यापक? तो गोपाल सिंह कौन था? एक दुकानदार,
क्यों? त्रिलोक सिंह जी उसी की दुकान पे बैठ के हुक्का फूका करते थे और वहीं से स्कूल में जब तक प्रेयर प्रार्थना की आवाज उन तक नहीं पहुंचती थी, जब प्रार्थना की आवाज पहुंचती थी तब वो वहां से उठकर स्कूल के लिए चलते थे। तो और आवाज उनके पास नहीं पहुंचती थी तो स्कूल आके फिर बच्चों को मार भी पड़ती थी। तो वो कहाँ बैठे रहते थे? या देखिए इसमें भी क्वेश्चन है कि त्रिलोक सिंह कहाँ बैठकर हुक्का पिया करते थे, तो ये भी होगा कि गोपाल सिंह की दुकान पर बैठ के हुक्का पिया करते थे। तो सही क्या है? गोपाल सिंह एक दुकानदार था। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सांप सूंघ जाने का अर्थ क्या है? ये एक मुहावरा है जो कहानी में इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? सांप का काटना, सांप का चाटना, चुप हो जाना या खो जाना। तो सांप सूंघ जाने का तात्पर्य होता है चुप हो जाना एकदम से, मतलब हमने सांप को सूंघ लिया अर्थात कुछ समझ में आना, व्यक्ति जो एकदम चुप हो जाता है, क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है, इस तरीके से बोला जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? धनराम का संबंध किस जाति से है? धनराम का संबंध किस जाति से है? पुरोहित, ब्राह्मण, लोहार या हरिजन। तो धनराम का जो संबंध था वो लोहार जाति से था, लोहार जाति से उसका संबंध था। अब है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में क्या है? धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? उसने किस कक्षा तक पढ़ाई करी थी? दूसरे दर्जे तक, तीसरे दर्जे तक, चौथे दर्जे तक या पांचवें दर्जे तक? तो जो धनराम था उसने सिर्फ तीसरे दर्जे तक की पढ़ाई करी थी, क्योंकि उसके बाद उसके क्या कहते हैं, उसको एक तो वो पढ़ नहीं पाता था, इतना होनहार भी नहीं था, दूसरा उसके पिताजी का देहांत हो गया तो उसे उनकी दुकान संभालनी पड़ी थी। तो सही क्या है? तीसरे दर्जे तक की वो पढ़ाई कर पाया था। अब है प्रश्न संख्या 12। मास्टर जी की आवाज कैसी थी? मतलब वो जो बोलते थे तो उनकी आवाज कैसी थी? मधुर, सुरीली, कड़क या धीमी? तो उनकी आवाज कैसी थी? कड़क आवाज उनकी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है? धनराम के पिता का क्या नाम था? धनराम जो लोहार था उसके पिताजी का क्या नाम था? गोपाल सिंह, वंशीधर, त्रिलोक सिंह या गंगाराम? तो धनराम के पिताजी का नाम था गंगाराम। देखिए गंगाराम था। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया था? मोहन के बारे में त्रिलोक सिंह जी ने ऐसी क्या भविष्यवाणी की थी जिसे मोहन ने सही सिद्ध किया था? क्या था? बड़ा आदमी बनने की, बड़ा अफसर बनने की, छात्रवृत्ति प्राप्त करने की या उत्तीर्ण होने की? तो सही क्या था? छात्रवृत्ति प्राप्त करने की। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप जो होती है वो उसने प्राप्त करी थी। तो उनकी वो भविष्यवाणी मोहन ने एकदम सही साबित की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है? रमेश किस शहर में नौकरी करता था? अब रमेश कौन? वो व्यक्ति जो मोहन को अपने साथ लेकर गया था कि उसके आगे की पढ़ाई हम कहीं बाहर करा देंगे। तो वो कौन सी जगह थी जहां पर रमेश नौकरी कर रहा था? बनारस, झांसी, कानपुर या लखनऊ? तो रमेश कहाँ नौकरी करता था? लखनऊ में नौकरी करता था और वहीं पर मोहन को लेकर वो गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है? रमेश मोहन को क्या समझता था? रमेश उसे अपने साथ लेकर गया मगर उसे समझता क्या था? भाई बिरादरी, बिरादरी का भाई, नौकर, संबंधी या मित्र? उसे क्या समझ के रखा था? एक नौकर, एक घरेलू नौकर समझकर उसको अपने साथ रखता था। लोगों के सामने इसी तरीके से वो इंट्रोड्यूस भी उसको कराता था। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्या? मोहन अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था। क्योंकि भाई मोहन लखनऊ चला गया मगर वहां एक पढ़ने से कहीं ज्यादा वो एक घरेलू नौकर का कार्य कर रहा था। तो ये वास्तविकता वो क्यों नहीं बता रहा था? क्या कारण था कि वो नहीं बता रहा था? वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, वह लखनऊ में मौज मस्ती करता था इसलिए नहीं बता रहा था, वह पढ़ाई में व्यस्त था इसलिए, वह रमेश को नाराज नहीं करना चाहता था। तो वो इसलिए वो अपनी असलियत नहीं बता रहा था क्योंकि वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, किसी भी तरह के दुख को नहीं देना चाहता था।
अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में बैठना नहीं चाहते थे। जो शिल्पकार का टोला था उसमें क्यों नहीं बैठना चाहते थे वो लोग, वे उन्हें श्रेष्ठ समझते थे, यानी शिल्पकार टोले के लोगों को बहुत ऊंचा समझते थे इसलिए नहीं बैठते थे। वे शिल्पकारों को नीच समझते थे, यानी कि शिल्पकारों को अपने से बहुत ज्यादा नीच समझते थे इसलिए नहीं बैठते थे। वे उन्हें गरीब समझते थे, वे उन्हें मूर्ख समझते थे। तो क्यों ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले को क्या समझते थे, वे शिल्पकारों को नीच जाति का समझते थे, इसलिए वहां जाना या बैठना पसंद नहीं करते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मास्टर त्रिलोक सिंह की किस बात से छात्र डरते थे। कौन सी ऐसी बात थी जिससे सब बच्चे बहुत ज्यादा डरते थे, उनकी डांट से, उनके थप्पड़ से, छड़ी की मार से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या था, उनकी छड़ी की मार, उनकी छड़ी जो पड़ती थी ना उससे जो है ना सभी बच्चे बहुत ज्यादा डरा करते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मोहन पढ़ने के लिए किस शहर गया था। मोहन पढ़ने के लिए कौन से शहर में गया था, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा या मेरठ। मोहन पढ़ने के लिए कहाँ गया था, लखनऊ गया था। रमेश वहीं था तो उसके पिताजी ने भी उसको वहीं पर भेज दिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, मोहन की आंखों में कैसी चमक थी। उसकी आंख कैसे चमक थी उसकी, सर्जन की, गर्जन की, सर्जक की या तर्जन की। अब ये चमक कहाँ पे बात हो रही है, जब कहानी के एंड में नहीं एक गोला जो है वो धनराम बेंड नहीं कर पा रहा होता है, मोहन उठता है और उसके सदे हाथों से पूरी गोलाई के साथ एक रॉड को जो है मोड़कर गोले में ले आता है, फिर उसके बाद उसका निरीक्षण करता है कि एकदम सही है कि नहीं है। तो जब उसकी वो जो निरीक्षण कर रहा था तो उसकी आंखों में कैसी चमक थी, कैसी चमक थी उसकी, एक सर्जक की। सर्जक मतलब जब हम कोई चीज की रचना कर देते हैं तो हम अपनी रचना को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उसका अच्छे से निरीक्षण करते हैं कि हमसे कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, तो उसी नजर से वो देख रहा था। अब है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहां भर्ती कराया गया। जब उसने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई लखनऊ में कर ली तो उसको कहां पर भर्ती कराया गया था, आर्मी में, पुलिस में, तकनीकी स्कूल में या सेवा सदन में। उसको कहां भर्ती कराया था, एक तकनीकी स्कूल में उसको उसकी भर्ती कराई गई थी, जहां पर उसने एक कहते हैं मैकेनिकल चीजें, जैसे लोहारगिरी का काम है, एक लोहार जाति का था, वो सारी चीजें उस तकनीकी स्कूल में उसने सीख ली थी। अब है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, ये कथन किसका है। ये कथन यानी ये वक्तव्य किसने बोला है कहानी में, लीलाराम ने, घनश्याम ने, शोभाराम ने या त्रिलोक सिंह ने। तो ये जो वक्तव्य था किसने बोला था, त्रिलोक सिंह ने धनराम के लिए बोला था। जब उसे 13 का पहाड़ा नहीं याद हुआ था ना, तब उसने बोला था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। क्यों, क्योंकि वो एक लोहार जाति का था, इसलिए त्रिलोक सिंह ने ये वक्तव्य उसको बोला था। अब है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, वंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ किसके साथ भेजा था। किसके साथ उन्होंने भेजा था, रमेश, सुरेश, दिनेश या महेश। उन्होंने, वंशीधर जी ने रमेश के साथ जो है वो मोहन को लखनऊ पढ़ने के लिए भेजा था। अब है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, मोहन को स्कूल जाने के लिए बरसात में क्या पार करना पड़ता था। बरसात के टाइम क्या था जो उसको पार करना पड़ता था, पुल, सड़क, नदी या इनमें से कोई नहीं। तो उसे एक नदी पार करनी पड़ती थी और जब बरसात के दिनों में नदी बहुत उफना जाती थी तो वो घर नहीं आ पाता था, उसे वहीं स्कूल के उसमें रुकना पड़ता था, स्कूल जिस गांव में था वहीं पे रुकना पड़ता था। अब है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए थे। वो कहां जा रहा था, खेत की तरफ जा रहा था, मगर अचानक उसके जो पैर हैं वो किस तरफ मुड़ गए थे, शिल्पकार टोले की ओर, रंगरेज टोले की ओर, स्वर्णकार टोले की ओर या कुंभकार टोले की ओर। तो उसके जो पैर मुड़े थे वो शिल्पकार टोले की ओर मुड़े थे। शिल्पकार वहीं पे वो जाके धनराम की दुकान पे बैठता है और हंसवे में धार लगवाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27
27 में क्या दिया है, कितने मील की सीधी चढ़ाई अब वंशीधर के बूते की नहीं थी। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ जो है वो रुद्रपाठ करने जाना था, मगर वो नहीं चढ़, उसका भाई घर चढ़ाई पर था, वो नहीं जा पा रहे थे। तो फिर कितने मील की वो चढ़ाई थी, 1 मील की, 2 मील की, 3 मील की या 4 मील की। तो वो चढ़ाई थी 2 मील की, जिसे वंशीधर जो है नहीं चढ़ पा रहे थे। अब है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, मोहन कैसी बुद्धि का बालक था, उसकी बुद्धि कैसी थी। एक कुशाग्र बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि का, मंद बुद्धि का या चालाक बुद्धि का। तो मोहन जो था वो एक कुशाग्र बुद्धि का, मतलब बहुत ही शार्प माइंडेड जैसे हम बोलते हैं ना, वही था। यानी कि कुशाग्र बुद्धि मतलब शार्प माइंडेड बॉय वो था। अब है क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, वंशीधर ने कहा जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। वो कहाँ जाकर करना था, चंद्रदत्त क्या रुद्री पाठ करना था। 2 मील की चढ़ाई थी, तो वो जगह कौन सी थी जहां उसे जाना था, गणनाथ, गजनाथ, गवनाथ या गौनाथ। तो उसे जाना कहाँ था, गणनाथ जगह के नाम था जहां पर उन्हें जाकर रुद्री पाठ करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया, मोहन के पिता वंशीधर धनराम से क्या झूठ बोला। मोहन के पिता वंशीधर धनराम से क्या झूठ बोला। भाई मोहन के साथ शहर में अच्छा नहीं हुआ, वो पढ़ने के लिए गया था लेकिन उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। फिर उसे जो है तकनीकी स्कूल में, अब उनके वंशीधर ने तो क्या सोच कर भेजा था कि भाई वो बड़ा अफसर बनेगा, पूरे गांव में भी यही बात थी। तो एक बार धनराम जब वंशीधर से मिला तो उससे मोहन के बारे में पूछा। तो इसमें धनराम जी मतलब वंशीधर को बहुत उनको दुख था कि भाई उनके बेटे के साथ इतना बुरा हुआ। तो उन्होंने क्या झूठ था जो धनराम को बोला मोहन के बारे में, क्या था वो, मोहन डॉक्टर बन गया है, मोहन की नियुक्ति सेक्रेटरिएट में हो गई है, मोहन गांव आ गया है, मोहन स्कूल गया है। तो जो झूठ बोला था वो था मोहन की नियुक्ति सेक्रेटरिएट में हो गई है, कि वो अब एक सचिवालय में वो काम कर रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, मोहन ने कहां तक की पढ़ाई करी, 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक या 12वीं तक। तो मोहन ने पढ़ाई करी थी 8वीं तक की पढ़ाई उसने करी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में क्या है, रमेश अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मोहन को सबके सामने क्या बताता था। मतलब रमेश अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता था सभी के सामने, तो सबके सामने वो मोहन को क्या बताकर प्रेजेंट करता था, अपना भाई, रिश्तेदार, घरेलू नौकर या कोई नहीं। तो वो क्या बताता था कि वो हमारे घर का सर्वेंट है, यानी कि एक जो घरेलू नौकर होता है वो है, ये बताकर सभी के सामने मोहन को प्रेजेंट करता था। अब है क्वेश्चन नंबर 33, वंशीधर ने अपनी मुश्किलें किसको बताएं और क्यों। मतलब वंशीधर ने की जो अपनी मुश्किलें थी वो उसने किसको बताई थी और क्यों बताई थी। अपने पुत्र मोहन को, जिससे वह पुरोहित के कार्य में सहायता करे, अपने पुत्र धनराम को, जिससे वह लोहार कार्य में हाथ बटाए, अपने मित्र को, जिससे उसकी सहायता मिल सके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वंशीधर ने अपनी मुश्किलें किसको बताई थी, अपने बेटे मोहन को, अपने पुत्र मोहन को बताई, जिससे वह पुरोहिती की कार्य में सहायता कर सके। भाई वो अब बूढ़े हो चुके थे वंशीधर जी, अब वो इतना काम नहीं कर पा रहे थे, इतना आना जाना लोगों के यहाँ पाठ करना सब कुछ नहीं हुआ, तो वो मोहन को बताते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उनकी पुरोहिती की कार्य में जो है वो मोहन उनकी हेल्प कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है, लोग वंशीधर का सम्मान क्यों करते थे। क्या कारण था कि सारा गांव जो है वंशीधर जी का बहुत सम्मान करता था। वह पुरोहित हैं, इसलिए वह अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं, इसलिए वह व्रत उपवास रखकर संयम का जीवन जीते हैं, या उपरोक्त सभी। तो लोग वंशीधर का जो है सम्मान इसलिए करते थे, क्यों, क्योंकि एक पुरोहित थे, अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते थे और व्रत रख कर अपने आप को एक संयमी व्यक्ति बना रखा था। तो ये सभी यहाँ पर कथन सत्य हैं, तो हमने लगाया उपरोक्त सभी सही हैं।
अब है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या है, जबान का चाबुक का क्या आश्रय है। एक बोले ना, जबान के चाबुक त्रिलोक सिंह धनराम पे बहुत चलाते थे, तो उसका क्या तात्पर्य हुआ। जबान की लगाम बनाना, व्यंग वचन कहना, जबान और लगाम को समान समझना, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जबान की चाबुक से तात्पर्य है व्यंग वचन कहना, मतलब किसी को चुभती हुई बात बोलना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना, उसके मुंह पे सारी चीजें बोल देना और हंसते हुए मुस्कुराते हुए चीजों को एकदम तीखा, जो एकदम दिल पर वार करे, इस तरीके से बात कहना। अब है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है, मास्टर त्रिलोक सिंह धनराम को जबान की चाबुक क्यों लगाई। मास्टर त्रिलोक सिंह ने क्यों लगाई थी धनराम को और जो है वो जबान की चाबुक। धनराम पढ़ाई की बजाय लोहा पीटने के काम में अधिक ध्यान देता था, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, लोहा पीटने में ध्यान देता था, इसलिए वह मार खाने के बाद भी 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया था, इसलिए उनके पिता उन्हें लोहे के काम में लगाए रखते थे, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर जबान का चाबुक इसलिए लगाया त्रिलोक सिंह ने क्योंकि वह मार खाने के बाद भी 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया था। उसने मार खाई थी 13 का पहाड़ा और तब भी उसको वो पहाड़ा याद नहीं हो पाया था, इसीलिए जबान की चाबुक त्रिलोक सिंह ने धनराम को लगाई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 37। क्या है, धनराम के पिता ने उसे कौन सी विद्या सिखाई और कैसे। धनराम के पिता ने उसे क्या चीज सिखाया था और कैसे सिखाया था। लोहार का कार्य में गलती होने पर दंड देकर, कि लोहार का कार्य सिखाया और कार्य में अगर गलती होती थी तो उसको दंड मिलता था। पढ़ाई का कार्य सिखाया, कार्य में गलती होने पर दंड देकर। खेती का कार्य, खेतों में कार्य कराकर। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो धनराम के पिता ने उसको लोहार का कार्य सिखाया और गलती होने पर उसको दंड मिलता था, जो कुछ भी उनके हाथ में आता था उसकी पिटाई हो जाया करती थी, तो सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या दिया है, धनराम किस प्रकार कामकाजी बन गया। वो किस प्रकार इतना कम कर, भाई उसके पिता ने सिखा दिया लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कैसे करने लगा, इतना ज्यादा कामकाजी हो गया। पिता के द्वारा बचपन में ही लोहे के काम में लगा देने से, पिता के द्वारा लोहे का सारा कार्य सिखा देने से, पिता के देहांत के बाद उसका कार्य संभाल लेने से, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर ये सारे ही रीजन सही हैं, इसी के कारण धनराम एक कामकाजी व्यक्ति बन गया था। कि मतलब बचपन में पिताजी ने काम सिखाया, फिर वो धीरे धीरे काम करने लगा, सारा काम सिखा दिया लोहार का, और फिर जब उनका देहांत हो गया तो पूरा का पूरी दुकान जो है वो धनराम ने संभाल ली थी। अब है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या दिया है, त्रिलोक सिंह कौन थे और उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी। त्रिलोक सिंह कौन थे, मोहन के पिता थे, मोहन के पुरोहित बनने की भविष्यवाणी की थी। धनराम के पिता थे, धनराम के लोहार बनने की भविष्यवाणी की थी। मोहन के अध्यापक थे और मोहन के बड़े आदमी बनने की भविष्यवाणी की थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर क्या था, मोहन के अध्यापक थे और मोहन के बड़े आदमी बनने की जो है वो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या दिया है, बंसीधर अपने पुत्र मोहन को क्यों पढ़ाना चाहते थे। क्या कारण था, बंसीधर जी अपने पुत्र को और आगे पढ़ाना चाह रहे थे। मोहन पढ़ने में प्रतिभाशाली था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था पढ़ने में, इसलिए। बंसीधर पुरोहित के कार्य से संतुष्ट नहीं थे और मोहन की नौकरी के द्वारा परिवार की गरीबी मिटाना चाहते थे। मोहन को प्राइमरी स्कूल के बाद छात्रवृत्ति मिली थी, और उपरोक्त सभी। तो यहां पर ये सभी कारण थे जिसके कारण बंसीधर जी मोहन को आगे पढ़ाना चाहते थे, ताकि वो बहुत अच्छा आगे कर सके। भाई वो एक अच्छा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो उसकी प्रतिभा को वो और निखारना चाहते थे। तो यहाँ पर ये सभी कारण थे। बंसीधर जो है वो गरीब भी थे, तो वो चाह रहे थे कि भाई हमारी गरीबी, उनकी नौकरी लग जाएगी तो हमारे दिन अच्छे सुधर जाएंगे, ये भी उनकी सोच में था। अब है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या दिया है, मोहन की पढ़ाई लिखाई में क्या कठिनाई थी। भाई उसकी पढ़ाई लिखाई हो तो रही थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्या चीज थी जो व्यवधान डाल रही थी उसमें।
प्राइमरी स्कूल के बाद उच्च विद्यालय गांव से 4 मील दूर था। मतलब प्राइमरी यानी जो हमारी एजुकेशन होती है 3rd 4th तक वो हो गई, उसके बाद जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूर था। उच्च विद्यालय पहुंचने के लिए 2 मील की ऊंचाई चढ़ना पड़ता था। इतनी ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती थी। विद्यालय के रास्ते में एक नदी को पार करना पड़ता था। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर ये सभी कठिनाइयां थी मोहन की पढ़ाई लिखाई में। ये सारी चीजें उसको झेल के जो है डेली स्कूल जाना पड़ता था। अब है क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया गया है? वंशीधर को रमेश के साक्षात भगवान के दर्शन क्यों हुए? वंशीधर को रमेश में साक्षात भगवान क्यों दिख रहे थे? क्या कारण था? वंशीधर मोहन को पढ़ाना चाहते थे किंतु साधनहीन थे, इसलिए वह ना तो मोहन को गांव से 4 मील दूर स्कूल भेज सकते थे, ना ही किसी अन्य शहर में भेज सकते थे, ये कारण था। बिरादरी के एक युवक रमेश ने मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहा था। तो सही क्या था? बिरादरी के युवक रमेश ने लखनऊ ले जाने के लिए उनके बेटे मोहन को कहा कि उसके आगे की परीक्षा पढ़ाई हम वहां पर करा देंगे, इसलिए उन्हें रमेश में साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? लखनऊ में मोहन का समय कैसा बीता? उसका समय कैसा बीत रहा था लखनऊ में? पढ़ने के बजाय घर के कार्य करके बीत रहा था। उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। उसे पढ़ने के लिए समय नहीं दिया गया। उपरोक्त सभी, तो यहां पर उसके साथ ये सभी कुछ घटित हो रहा था। नौकरों जैसा व्यवहार हो रहा था, पढ़ने का समय नहीं मिल रहा था, और वह पढ़ने की बजाय घर के सारे काम कर रहा था। तो यहां पर ये सभी वक्तव्य उसके लिए सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है? मेधावी मोहन लखनऊ के विद्यालय में अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया? जो गांव में इतना अच्छा था पढ़ने में, वो लखनऊ में आकर अपने विद्यालय में क्यों अपने लिए कोई पहचान नहीं बना पाया? क्या कारण थे इसके? रमेश के घर के सदस्यों द्वारा दिन भर काम कराए जाने के कारण, अत्यधिक गृह कार्य के कारण थक जाने से वह पढ़ ना पाने के कारण, घरेलू नौकरों के जैसे व्यवहार से प्रतिभा प्रदर्शन ना कर पाने के कारण। तो यहां पर ये सभी कारण थे उसके एक मेधावी छात्र के, जो लखनऊ आकर अपनी कोई भी पहचान वो बना नहीं पाया था। भाई पढ़ने लिखने के लिए वो पूरा दिन घर के काम करता रहता था, पढ़ने लिखने का समय नहीं मिलता था, थक जाता था, तो उसके अपने स्कूल के काम नहीं हो पाते, तो कैसे अपनी पहचान को बना पाएगा? अब है क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? गर्मी की छुट्टियों में भी मोहन अपने गांव क्यों नहीं जा पाता था? गर्मी की छुट्टी में क्या कारण था कि वो नहीं जा पाता था? अत्यधिक पढ़ाई के कारण, घरेलू नौकर का कार्य करने के कारण, लखनऊ में मन लग जाने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही क्या था? घरेलू नौकर का कार्य करने के, भाई नौकर चला जाएगा तो उन दिनों में घर के कार्य कौन करेगा, इसलिए जो है उसे जो है अपने गांव जाने का मौका मिल ही नहीं पाता था। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? मोहन ने अपनी परिस्थितियों से समझौता क्यों कर लिया था? क्या कारण था कि उसने अपनी जो उनकी परिस्थितियां, यानी कि उसे घरेलू नौकर बना के रखा जा रहा था, उसे पढ़ने की ज्यादा समय नहीं मिल रहा था, तो इन परिस्थितियों से उसे समझौता किस कारण से किया था? उसके पिता साधनहीन थे, यानी कि उनके पास साधन नहीं था कि पढ़ाई लिखाई वो करा सके, इसलिए उसके पास पढ़ने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह जान गया था कि रमेश उसे पढ़ने के बदले उसकी पूरी सेवा लेगा, इसलिए, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ कारण था उसके पास पढ़ने का कोई उपाय नहीं था। भाई स्कूल गांव में जो जहाँ रह रहा था वहां उच्च शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं था। दूसरा जो स्कूल था उसके लिए एक बार वहां जाते जाते बरसात में उसको नदी पार करते एक बार उसकी जान को खतरा भी आ गया था, ये भी नहीं कारण था। तो अब कहाँ जाता पढ़ना? शहर आया है, तो अब शहर में जाहिर सी बात है कहीं जान पहचान होगी तो वहीं रुकेगा। अब रमेश के पास आया, तो इसीलिए उसने अपनी परिस्थितियों से समझौता किया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई और उपाय था ही नहीं पढ़ने के लिए कि वो कहाँ जाता, क्या करता, और वो पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? मोहन ने लोहा ढालने की कारीगरी कैसे सीखी होगी? भाई मोहन एक ब्राह्मण का लड़का था,
पढ़ाई लिखी करी उसने, तो वो एक लोहा ढालने की चीज कैसे सीख गया भाई धनराम की दुकान पे, जो उसने एक इतनी रॉड को जो बेंड करके एक गोल सर्कल में कर दिया था, तो ये उसने कहाँ से सीखा होगा? तकनीकी विद्यालय में अभ्यास करके, अपने आप, धनराम को कार्य करते हुए देखकर, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या था, 8वीं के बाद उसने तकनीकी विद्यालय में प्रवेश लिया था ना, तो वहां पर उसने ये सारी चीजों की प्रैक्टिस कर करके जो है ये हुनर सीख लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, धनराम को किस बात पर आश्चर्य हुआ था? ऐसा क्या हुआ था कि धनराम देखकर आश्चर्यचकित हो गया था? मोहन ने यह काम सीखे बिना कुशलता से गोले को कैसे ढाल लिया? मतलब ये काम सीखा नहीं तो उसे कैसे ढाल लिया, इसलिए धनराम को आश्चर्य था। पुरोहित खानदान का होते हुए भी लोहार का कार्य कैसे कर लिया? लोहार के निम्न कोटि के कार्य को करने का साहस मोहन ने कैसे जुटा लिया, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर धनराम को आश्चर्य किस बात का हो रहा था कि पुरोहित खानदान का होते हुए भी मोहन ने लोहार का काम कैसे कर लिया। ये तो लोहार का काम था, जो है रॉड को एक गोले में ढाल देना, ये कार्य उसने कैसे कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है, प्रतिद्वंदी से क्या तात्पर्य? प्रतिद्वंदी जो शब्द होता है इसका क्या मतलब होता है? मुकाबला करने वाला, विपक्षी, प्रतिरोधी या प्रतिपक्षी, उपरोक्त सभी। तो यहां पर प्रतिद्वंदी का ये सभी तात्पर्य होता है, अर्थात मुकाबला करने वाला, विपक्षी, विरोधी, प्रतिपक्षी, ये उसके चारों ऑप्शन होते हैं। तो मैं चारों लेकर आए हैं ताकि आपको इसका मतलब पता रहे। अब है क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है, त्रुटिहीन से क्या तात्पर्य? त्रुटिहीन जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है? त्रुटि करने वाला, त्रुटि हो जाना। त्रुटि का मतलब होता है गलती हो जाना, इनमें जिसमें कोई कमी ना हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर त्रुटिहीन का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हो, यानी जिसमें कोई गलती ही ना हो, वो व्यक्ति त्रुटिहीन कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, निष्ठा से क्या तात्पर्य? निष्ठा शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रद्धा, दृढ़ता, विश्वास, एकाग्रता, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर निष्ठा का तात्पर्य है श्रद्धा, दृढ़ता, विश्वास, एकाग्रता, सभी। तो सही क्या है? उपरोक्त सभी सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, अनायास से क्या तात्पर्य है? यानी कि अचानक, बिना प्रयास के, उपरोक्त दोनों, या छड़ी। अनायास का मतलब होता है कोई चीज अचानक एक बैग घटित हो जाना। जैसे कि वो जा रहा था खेत पे, मोहन कहाँ जा रहा था? खेत पे, मगर अचानक उसके पैर, बिना उसने कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं, उसके पैर अपने आप ही कहाँ जो है शिल्पकार टोले की तरफ, यानी कि धनराम की दुकान की तरफ उसके पैर मुड़ गए। तो वो क्या हुआ? अचानक ही चीज वो घटित हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है, अनुगूंज से क्या तात्पर्य? अनुगूंज जो शब्द होता है उसका क्या मतलब है? प्रतिध्वनि, रह रहकर कानों में गूंजने वाली आवाज, या उपरोक्त दोनों। तो यहां अनुगूंज का मतलब होता है प्रतिध्वनि, यानी कि जो एक आवाज हम दें वो वापस पलटकर हमारे पास में, जिसको इको बोलते हैं ना, इको हो रहा है कोई चीज, तो वहां पर आप उसको बोलते हैं अनुगूंज। यानी कि ये दोनों ही सही है, तो हमने क्या लगाया? उपरोक्त दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? अब ये जो पाठ है ये शेखर जोशी द्वारा लिखित है, तो इनका जन्म का कब हुआ? सन 1930, 1931, 1932, 1933। तो उनका जन्म हुआ शेखर जोशी का सन 1932 में। सन 1932 में उनका जन्म हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया गया है, शेखर जोशी का जन्म कहां हुआ? बनारस उत्तर प्रदेश में, अल्मोड़ा उत्तरांचल, पटना बिहार, चमोली उत्तरांचल। तो सही क्या है? शेखर जोशी का जन्म अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56,
शेखर जोशी की प्रमुख रचना कौन सी है, उन्होंने जो रचनाएं करी हैं उसमें प्रमुख कौन सी हैं? कोशी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद या दाजियू, उपरोक्त सभी। तो यहां पर ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी शेखर जोशी द्वारा ही कृति हैं, उनके द्वारा ही रचित हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी सही हैं। तो इस पाठ के जरिए हमने आपको शेखर जोशी की द्वारा जितनी रचनाएं हैं वो सभी प्रस्तुत कर दी ताकि आपको उनकी रचनाओं के बारे में पता रहे। अब है क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? शेखर जोशी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? सम्मानित किस पद से किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान, राजकीय सम्मान या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो शेखर जोशी को पहल सम्मान द्वारा जो है नवाजा गया था, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 58। शेखर जोशी की कहानियां भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त और कौन सी भाषा में अनुदित हो चुकी हैं? अनुदित मतलब ट्रांसलेट हो चुकी हैं, और कौन सी भाषाओं में इनकी रचनाएं छप चुकी हैं? हिंदी में तो है ही है, उसके अलावा और कौन कौन सी भाषाओं में उनकी रचनाओं को जो है ट्रांसलेट किया गया है? अंग्रेजी, पोलिश, रूसी या उपरोक्त सभी। यहां पर इन तीनों ही भाषाओं में इनकी रचनाओं को अनुदित किया जा चुका है, अंग्रेजी, पोलिश और रूसी, तीनों भाषाओं में। अब है क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? शेखर जोशी की कौन सी प्रसिद्ध कहानी पर चिल्ड्रन सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है? उनकी कौन सी रचना है जिस पर जो है चिल्ड्रन सोसाइटी ने एक फिल्म भी बनाई है? कौन सी है वो? नौरंगी बीमार है, दाजियू, एक पेड़ की याद या कोसी के घटवार। तो उनकी जो कृति है वो है दाजियू, उस पर चिल्ड्रन सोसाइटी ने एक फिल्म का निर्माण किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? शेखर जोशी द्वारा रचित गलता लोहा साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? कौन सी ऐसी विधा है जिसमें इसको लिखा गया है? संस्मरण है एक, ये उपन्यास है, निबंध है, कहानी है। तो ये साहित्य की कहानी विधा में ये लिखा गया पाठ है गलता लोहा। ये एक स्टोरी या एक कहानी है जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो यहां पर हमने अपने इस पाठ प्रश्न यानी कि पार्ट 5 के जो है MCQ समाप्त किए। आई होप आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही आप अगर इसके पार्ट को पढ़ना समझना चाहते हैं या NCERT सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विजिट करनी होगी हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको अपनी क्लास यानी क्लास 11 जो है वो सिलेक्ट करनी है। जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो 11th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको वहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना है, जहाँ पे भी हिंदी सब्जेक्ट है वहाँ पर हिंदी जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने हिंदी में पढ़ाई जाने वाली जितनी भी मैंने यहाँ पर पढ़ाई है सारी बुक्स और सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। तो आपको सेलेक्ट करना है आपकी बुक आरोह। आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आरोह में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी आपके सामने होंगे। तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। आप इसे सिलेक्ट करेंगे गलता लोहा। इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसमें हमने जितने टॉपिक पढ़ाए हैं यानी कि समरी है, NCERT सॉल्यूशंस है, वो अभी आपके सामने होंगे। तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।